भाई सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। फोर्थ सेमेस्टर शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत हमारा जो है एक टॉपिक चल रहा था भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। ठीक है, दो उसमें टॉपिक करा दिए गए थे। एक तो विद्यालय भवन करा दिया गया था और नंबर 2 उसमें स्वच्छता करा दिया गया था। अगला जो टॉपिक आता है वो हमारा पुस्तकालय है। ठीक है ना, अगला टॉपिक जो उसमें मैंने जो लिस्ट जो है इससे पहले जो भेजी थी उसमें तीसरा टॉपिक है पुस्तकालय। ठीक है, हम जानते हैं पुस्तकालय का एक विद्यालय में क्या रोल होता है। ठीक है भाई, देखिए पुस्तकालय विद्यालय का एक हृदय होता है जहाँ शिक्षकों और छात्रों की अंत्यक्रिया होती है, यानी कि आपस में जो टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन जो होता है वो पुस्तकालय में होता है। यह एक बौद्धिक प्रयोगशाला है जहाँ बौद्धिक क्रियाओं पर विभिन्न विद्वानों के ज्ञान का पठन और मनन द्वारा परीक्षण होता है। ठीक है, पठन और मनन का मतलब होता है पढ़ते भी हैं और उसका मनन भी करते हैं, यानी कि एक तरीके से मैंने दो चीज़ों ज्ञानात्मक और बोधात्मक दो चीज़ों मैंने जो बताई थी कि पठन करना और उसको एक तरीके से अपने उसमें ढालना। ठीक है ना, तो उसको जो है ये इसके द्वारा परीक्षण वहाँ पर जो है बौद्धिक प्रयोगशाला में होता है। इसी वजह से वहाँ पर जो है पुस्तकालय को बौद्धिक प्रयोगशाला का नाम दिया गया है। ठीक है भाई, शैक्षिक जीवन के लिए पुस्तकालय एक महत्वपूर्ण स्थान है जहां शिक्षक और विद्यार्थी निरंतर ज्ञानार्जन करते हैं। सभी शिक्षा विधियों और विषयों पर उत्तम पुस्तकें पुस्तकालयों में होती हैं। यहाँ शिक्षक इनके आधार पर अपनी शिक्षा विधियों में सुधार लाता है। ठीक है भाई, यानी कि शिक्षा विधियों और विषयों पर उत्तम पुस्तकें पुस्तकालय में होती हैं। और ये ऐसा नहीं कह सकते केवल वो जो है जो पुस्तकालय है वो केवल और केवल स्टूडेंट के लिए लाभकारी है, लेकिन ये जो पुस्तकालय होता है स्टूडेंट के लिए भी लाभकारी है प्लस शिक्षकों के लिए भी लाभकारी है। उन्हें ये पता लगता है किन शिक्षण विधियों से हम जो है अपनी कक्षा में बच्चों की जो है शिक्षा में सुधार ला सकते हैं। ठीक है भाई, जहाँ पर शिक्षण विधियों को बदलने की आवश्यकता है वहाँ पर हम किस तरीके से शिक्षा विधियों को बदलें इसकी जानकारी हमें पुस्तकालय के माध्यम से होती है। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है इसमें पुस्तकालय के कार्य कौन कौन से हैं। नंबर 1, पुस्तकालय विद्यार्थियों में स्वाध्याय की भावना को बढ़ाता है, स्वाध्ययन। ठीक है। नंबर 2, पढ़ने की आदतों को पुस्तकालय के माध्यम से विकसित किया जाता है। ठीक है। नंबर 3, पुस्तकालय पाठ्यक्रम के संपादन का कार्य करता है। ठीक है, पाठ्यक्रम जितना भी है वहाँ पर जो है अलग अलग लेखकों की पाठ्यक्रम के आधार पर पुस्तकें वहाँ पर मिल जाती हैं। ठीक है। और नंबर 4, बालकों में शब्दकोश के उचित प्रयोग की कुशलता विकसित होती है। ठीक है। नेक्स्ट, विद्यालय में पुस्तकालय सुधार के इसके सुधार के लिए पुस्तकालय सुधार के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1, पुस्तकालय भवन के लिए अलग से आकर्षण भवन की व्यवस्था की जाए। ठीक है, यानी कि अलग से भवन होना चाहिए उसमें। दूसरा, पुस्तकालय में फर्नीचर की उचित व्यवस्था की जाए जिससे बैठकर बच्चे वहाँ पर जो है पढ़ सकें। नंबर 3, पुस्तकालय में छात्रों के लिए नवीन उपयोगी पुस्तकों और पत्रिकाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। टाइम टू टाइम जो अपडेटेड जो है कुछ मंथली और कुछ साप्ताहिक जो किताबें आती हैं उनकी व्यवस्था वहाँ पर समय समय पर बच्चों के लिए की जानी चाहिए। ठीक है। चौथा है, पुस्तकालय का रखरखाव ज़्यादा अच्छा होना चाहिए जिससे के लिए पर्याप्त अलमारियाँ हों। ठीक है, उचित जो है रखरखाव होना चाहिए पुस्तकों का और जिससे इसके लिए पर्याप्त अलमारी की आवश्यकता होती है वो वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट आता है इसमें इसी के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकों और अन्य पुस्तकों के वितरण के लिए समय विभाजन किया जाना चाहिए, यानी कि बच्चों को कब पुस्तकें दी जा रही हैं कब उनसे ली जा रही हैं इसके लिए एक समय होना चाहिए, निश्चित समय में ही बच्चों को पुस्तकें ली और दी जाएं। ठीक है भाई। नेक्स्ट, माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी चाहिए, यानी प्रशिक्षित यानी कि आजकल हमारा जो B.Liv होता है जो है बैचलर ऑफ क्या बोलते हैं उसको जो है लाइब्रेरी का जो डिप्लोमा होता है उसमें जो है प्रशिक्षित जो हमारा पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, उस पर यानी कह सकते हैं कि एक ऑथेंटिक डिग्री उस पर पुस्तकालय की होनी चाहिए। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए। ठीक है, अदर छात्रों को या अदर व्यक्तियों को उसमें जो है प्रवेश नहीं मिलना चाहिए। विद्यालय समय सारणी पुस्तकालय का कालांश निर्धारित होना चाहिए, एक कालांश पुस्तकालय का निर्धारित होना चाहिए कि इस समय पर बालक पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ेंगे। ठीक है भाई, ये था हमारा पुस्तकालय भौतिक संसाधनों में। चौथा जो भौतिक संसाधन है वो है प्रयोगशाला। चौथा भी है और एक महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण तो सभी हैं लेकिन प्रयोगशाला का एक अलग महत्व होता है, एक अलग स्थान होता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला विद्यालय का वह स्थान है जहाँ शिक्षक छात्रों को रचनात्मक कार्य कराते हैं। रचनात्मक कार्यों से संबंधित उपकरणों को व्यवस्थित रूप से रखा जाता है
जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रयोग सुगमता से किया जा सके। ठीक है, पुस्तकालय एक ऐसा स्थान होता है, कह सकते हैं कि जहाँ पर सभी उपकरण जो जहाँ पर रचनात्मक कार्य बालक करता है वहाँ उससे संबंधित सभी उपकरण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ठीक है, वो जगह होती है, उस स्थान को क्या बोला जाता है? प्रयोगशाला। प्रयोगशाला एक बाल केंद्रित शिक्षण विधि है। इस विधि का प्रयोग विज्ञान की शिक्षा देने के लिए किया जाता है। इस विधि ने हजारों ख्याति प्राप्त वैज्ञानिकों के निर्माण का श्रेय प्राप्त किया है। ठीक है, जितने भी वैज्ञानिक जो बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं वो प्रयोगशाला से होकर ही गुजरे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट है प्रयोगशाला का महत्व। शिक्षण अधिगम हेतु उपयुक्त वातावरण निर्माण करने में प्रयोगशाला सहायक होती है। प्रयोगशाला में प्रयोग करने से समय की बचत होती है, क्योंकि प्रत्येक उपकरण जो है यथासंभव प्राप्त हो जाते हैं, यथा स्थान प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 3, प्रयोगशाला में किया गया कार्य रुचिकर और प्रभावशाली होता है। नंबर 4, प्रयोगशाला में छात्र सामूहिक रूप से कार्य करते हैं, जिससे उनमें सामूहिकता का विकास होता है। ठीक है, और नंबर 5, प्रयोगशाला में कार्य प्रयोग के उपरांत प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। ठीक है भाई, जो मैंने पहले भी क्लास में ही बता चुका हूँ कि जिस काम को हम करके सीखते हैं वो ज्ञान हमारा जो है स्थायी होता है। ठीक है भाई, इसके बाद अगला पॉइंट है इसमें जो है हमारा 5वां, खेल का मैदान। ठीक है, जिससे सभी स्टूडेंट लगभग परिचित होंगे। खेल का मैदान वर्तमान शिक्षा का उद्देश्य छात्र का सर्वांगीण विकास करना होता है। इसके अंतर्गत बालकों का बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास करना भी शामिल होता है। ठीक है, बौद्धिक, सामाजिक और संवेगात्मक, सभी परिचित हैं संवेगात्मक से। इमोशनल जो डेवलपमेंट है बच्चे का वो संवेगात्मक विकास के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत हंसना, रोना, क्रोध करना, ये सब, और इसका किस किस तरीके से उपयोग किया जाता है ये शिक्षा के द्वारा इसका विकास होता है। और इसके साथ साथ जो शारीरिक और मानसिक विकास भी इसके अंतर्गत शामिल है, और शारीरिक और मानसिक विकास जो होता है वो खेल के मैदान में ही होता है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है। बालक के स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास के लिए खेल आवश्यक है। ठीक है, यह विद्यालय की क्रियाओं का एक आवश्यक अंग है। इस प्रकार खेल के लिए विद्यालय में खेल का मैदान होना अति आवश्यक होता है। शारीरिक विकास की कल्पना खेलों के मैदान के अभाव में पूरी नहीं की जा सकती है। ठीक है, हम सोचें कि खेल का मैदान ना हो और शारीरिक विकास बच्चे का हो जाए तो यह ऐसा संभव नहीं हो सकता। ठीक है, खेल के मैदान में ही हमारा बच्चे का शारीरिक विकास होता है। ठीक है, विद्यालय में खेल के मैदान की व्यवस्था किस तरीके से होनी चाहिए? देखिए, नंबर 1, खेल के मैदान की लंबाई चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार होनी चाहिए, जिससे एक तरीके से कहें सभी प्रकार के जो खेल हैं उस वहाँ पर हो जाएं। घास वाले मैदानों की समय समय पर कटाई होनी चाहिए, घास ज़्यादा बड़ी ना हो सके उसमें। विद्यालय में खेल का मैदान खुला एवं बड़ा होना चाहिए, और मैदान की बाहरी रेखा स्पष्ट और चमकीली होनी चाहिए, और चमकीली का मतलब ये है कि अलग से वो दिखाई दे। ठीक है, और आगे है मैदान में जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए। मैदान में जल निकासी का उचित प्रबंध होना चाहिए, जल भराव वहाँ पर न हो। ठीक है, नेक्स्ट, खेल के मैदान का महत्व क्या क्या है? हालांकि सभी स्टूडेंट्स से परिचित हैं, फिर भी एक बार थोड़ा सा रिपीट किए देता हूँ मैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन हेतु स्थान उपलब्ध कराता है, यानी कि हम एक तरीके से ये कहें कि खेल के अतिरिक्त भी अलग जितनी पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं वो हमारे खेल के मैदान में ही होती हैं, क्योंकि विद्यालय कैंपस में इतनी जगह की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती है। इस वजह से ये सब क्रियाएँ कहाँ होती हैं? खेल के मैदान में। नंबर 2, छात्रों के शारीरिक विकास में सहायता करता है। नंबर 3, बालकों को खेल में प्रतिभा दिखाने हेतु तैयार करने का स्थान है। नंबर 4, खेल द्वारा बालक में निर्णय शक्ति एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास होता है, यानी कि निर्णय लेने की शक्ति का विकास होता है, और दूसरा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, यानी कि एक तरीके से कहें एक हेल्थी कंपटीशन की भावना वहाँ पर भावना उसमें जन्म होता है, यानी कोई बीमारी जैसी स्थिति वहाँ पर नहीं हो पाती है। अस्वस्थ जो है कंपटीशन बच्चों में नहीं हो पाता है, और एक तरीके से कंपटीशन कैसा होता है? एकदम निष्पक्ष होना चाहिए, इस तरीके की भावना का उनमें विकास होता है। ठीक है, और लास्ट है, खेल के मैदान में खेले जाने वाले विभिन्न खेलों से मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी हो जाता है। ठीक है भाई, खेल के मैदान में खेले जाने वाले विभिन्न खेलों से मनोरंजन के साथ साथ शारीरिक व्यायाम भी इसके अंतर्गत हो जाता है। ठीक है भाई, ये यहाँ तक है हमारे खेल का मैदान, 5वां हेडिंग था ये। इसके बाद 3 हेडिंग शायद और इसमें रह गए हैं, इनको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक का ये इतना ही। सभी स्टूडेंट्स को मैं फिर भी कह रहा हूँ कि इसकी एक कॉपी बनाकर और उसमें सभी नोट्स उसमें अपना अलग अलग कॉपी के हिसाब से उसमें तैयार करते रहें, जिससे हमारे हर सब्जेक्ट के नोट्स जो है तैयार हो जाएँ और बाद में एग्जाम टाइम पर हमको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।